हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास। और इसमें हम लोग क्लास 6 से लेके 12 तक का पूरा जितने भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जितने भी रिसेंट एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, उन सब में एनसीईआरटी का जो वेटेज है वो बहुत बढ़ गया है। इसलिए हम लोग इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का क्लास है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कब, कहाँ और कैसे, ये टॉपिक का नाम है। तो इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे मेन कारण ये है कि क्लास 6 के बच्चों को ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मानव का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है और कब हुआ है और वो कैसे हुआ है। तो इन सबको टॉपिक को ध्यान में देते हुए हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले ये जान लिया जाए कि जो इसका कालक्रम है, यानी कि जो टाइमलाइन है वो क्या है, और इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जैसे एक क्लास 6 के बच्चे को समझाने के लिए यहाँ बताया गया है कि कैसे बहुत साल पहले मानव कहीं एक जगह जाके बस जाते हैं, और वो है नर्मदा घाटी, जहाँ पे वो जाके बसते हैं। और वो जो बसते हैं वो आखेटक और संग्राहक होते हैं, यानी कि वो या तो शिकार करेंगे या फिर अपने लिए अनाज को बचा कर रखेंगे। और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे 8000 साल पहले, लगभग अभी से 8000 साल पहले वहाँ पे खेती का यानी कि कृषि का विकास होता है, जो कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे होता है। तो ये जो कृषि का विकास था वो आज से 8000 साल पहले लगभग माना जाता है। तो ये 8000 साल पहले क्या अभी से माना जाता है? तो नहीं, एनसीईआरटी के अनुसार अभी का जो टाइमलाइन है वो 2000 माना जाता है। यानी कि अब 2000 से अगर पीछे जाएंगे तो 8000 साल पहले खेती का शुरुआत हुआ था। उसके बाद अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जो कि प्रथम नगर कहलाया। तो ये कब हुआ था? तो ये 4700 ईयर पहले हुआ था। और जो इसका एग्जैक्ट टाइम है वो 2350 से लेके 1750 तक का है, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल, गंगा नदी के किनारे मगध का विकास होता है, जो कि द्वितीय नगर कहलाया। अब अगर हम लोग बात करते हैं नर्मदा घाटी के पास जो बसे थे उनके जितने भी टर्म है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात है कि स्टार्टिंग का वो जगह कौन था जहाँ पे सर्वप्रथम मानव आकर बसे थे, तो वो था नर्मदा नदी के तट पर। और ये जो टाइम है ये बहुत साल पहले का बात हो रहा है, यानी कि लाखों साल पूर्व का बात हो रहा है। तो यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो क्या थे? तो वो स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि उनमें ये स्किल थी कि वो सामान को गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। वो भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल से मिलने वाले फल या फिर जितने भी उत्पाद हैं उनको संग्रह करते थे। और फिर वो आखेट यानी कि हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे और उनको इकट्ठा करते थे और फिर सब मिल बांट कर खाते थे। तो ये था उनका वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो था। जैसे जैसे समय बढ़ा फिर वहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास पहली फसल को उगाया गया, यानी कि वहाँ खेती की स्टार्ट किया गया। और ये जो स्थान था वो कहाँ था? वो नॉर्थ वेस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट में था। और ये जो टाइम था लगभग 8000 साल पहले, अभी से 8000 साल पहले की बात है। और जिसमें जो मुख्य फसल थी वो क्या था? तो वो था गेहूं और जौ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये वीवीआई है। तो सबसे जो पहला अनाज था जिसको उपजाया गया वो था गेहूँ और जौ। पशुपालन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ भेड़, फिर बकरी, फिर गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया जाना शुरू कर दिया गया था। गारो और विंध्य पहाड़ियों के पास चावल की खेती की स्टार्ट की गई। तो यहाँ कृषि का स्वतंत्र रूप विकास हुआ। और इसमें जो एग्जाम फैक्ट है ये याद करने लायक है कि चावल सबसे पहले विंध्य पहाड़ियों के उत्तर यानी कि नॉर्थ ऑफ द विंध्यास उपजाया गया था। तो जैसे ये इंडिया का मैप है तो यहाँ यानी कि अगर ये विंध्या पहाड़ी है तो इसके ऊपर यानी कि नॉर्थ में चावल की खेती की गई थी। और गारो हिल्स में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब अगर बात करते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन है वो है 2350 से लेकर 1750 तक। ये इसका मेच्योर पीरियड माना जाता है। तो अभी से लगभग 4700 साल पहले की बात है यहाँ पे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। आरंभिक नगरों का बात किया जाए तो इसका जो विकास था सिंधु घाटी सभ्यता का वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। और उसके लगभग 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था।
अब अगर बात करते हैं मगध, यानी कि पहला बड़ा साम्राज्य था जो कि भारत का जो सबसे मुख्य रूप से सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो उसके बारे में जो फैक्ट कहाँ था, तो गंगा के दक्षिणी भागों में सोन नदी के किनारे या फिर उसके आसपास बसा था। और इसका जो इंपॉर्टेंस है, यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और इसकी जो विशेषता है, यहाँ के शासक यानी कि रूलर जो थे बहुत शक्तिशाली से, और उन्होंने एक विशाल राज्य का स्थापना किया था। अब अगर बात करते हैं कि इंडिया जो कि भारत है, इसका नाम जो है वो कैसे आया था, तो सबसे पहले इसका जो पहला नाम दिया जाता है ग्रीक और यूनानी के द्वारा। तो उन्होंने पहले इसे हिंदोस या फिर इंदोस कहा। तो इंदोस की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के सिंधु से हुई है, क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे थी, इसलिए वो इसे इंदोस या फिर हिंदोस बोलते थे। फिर बाद में जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उन्होंने इसको इंडिया यानी कि इंडस कहना शुरू कर दिया। और सिंधु नदी के पूर्व में बसे होने के कारण इसे इंडिया कहा जाने लगा। और अगर हम भारत के वेदों के अनुसार देखा जाए तो फिर ये ऋग्वेद में 3500 साल पहले इसका चर्चा किया गया है कि भरत के वंशज, यानी कि भरत के वंशज जिसे भारती कहा जाता था, उसके नाम के उस नाम के कारण फिर यहाँ पे भारत कहा जाने लगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा जो इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री है, उसके जो सोर्स का बात करते हैं हम लोग, तो सोर्स में मेनली जो होते हैं वो 4 तरीके का सोर्स आता है। तो एक है रिलीजियस स्क्रिप्ट, फिर है हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, फिर है रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, और फिर है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स, क्योंकि इस पे आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। बाकी जितने भी है ये सारे ह्यूमंस के द्वारा लिखे गए हैं, तो इस पे कुछ चीज़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, बट आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। तो देखा जाए तो अगर रिलीजियस स्क्रिप्ट में देखेंगे तो उसमें वेदा जाएगा, पुराण आएगा, वेदांग है, अरण्यक है, ऐसे बहुत सारे किताब है, पुस्तकें हैं। और अगर हिस्टोरियल स्क्रिप्ट में देखा जाए तो फिर कौटिल्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा और महाभाष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स का, तो ग्रीक रोमन राइटर है जैसे कि टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज। अगर चाइनीज राइटर का बात किया जाए तो फाहियान है, सुंगयून है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है। अगर अरेबिक राइटर का बात किया जाए तो फिर अलबरूनी है, इब्न बतूता है, और अदर राइटर के कैटेगरी में आते हैं तारानाथ और मार्को पोलो। और अगर बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स का, तो इसमें आते हैं इंस्क्रिप्शन, पिलर एडिक्ट और क्वाइंस। तो इंस्क्रिप्शन में बात किया जाए तो हाथी गुम्फा का अभिलेख, जूनागढ़, प्रयाग स्तंभ, और फिर अगर पिलर एडिक्ट में आते हैं तो अशोका का पिलर एडिक्ट है। फिर अगर क्वाइन की बात की जाए तो पंचमार्क सिक्के और आहत सिक्के। मैन्युस्क्रिप्ट पे, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट जानने के लिए सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, यानी कि हाथ से लिखी गई पुस्तकें को हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये लैटिन भाषा के मैन्यू शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है हाथ। और इसमें किस पे लिखा जाता है, तो ये तारपत्र पे लिखा जाता है, और बर्च के, यानी कि ये हिमालय में उगने वाला एक पेड़ है, इसके पत्ते पर लिखा जाता है। और इसकी जो अभी जो रिसेंट स्थिति है कि बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो नष्ट हो गए, क्योंकि उसमें कीड़ा लग गया या फिर कीड़ा खा गया। बट अभी भी कुछ स्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि मंदिरों या फिर विहारों में सुरक्षित रखे गए हैं। और इसमें जो जनरल लैंग्वेज हुआ करता था वो था संस्कृत या फिर प्राकृत, जो कि उस समय की आम भाषा थी, और उसमें तमिल का भी यूज आता है। अगर बात करते हैं हम लोग अतीत के स्रोत में, अगर इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इंस्क्रिप्शन की डेफिनेशन है वो है पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर, यानी कि हार्ड सरफेस पे उत्कीर्ण लेख, यानी कि हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ जो भी लेख है उसे हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। और इस लेख को लिखवाने का उद्देश्य क्या था, तो इस लेख को लिखवाने का उद्देश्य था शासकों के आदेश को या फिर लड़ाइयों और विजयों का विवरण था। यानी कि पहले तो न्यूज़पेपर नहीं था या फिर सोशल मीडिया नहीं था कि आप जो भी कर रहे हैं उस न्यूज़ को आप जल्दी से फैला सकते हो। तो इसलिए राजा दूर के क्षेत्र में वहां पे पिलर पे अपना आदेश लिखवा देते थे, ताकि समय आने पर जितने भी बहुत दिनों तक भी वहां पे जितने भी जनता हो वो सारे इस अभिलेख को पढ़ के और जान सके कि हमारा राजा कितना शक्तिशाली है और कितना अच्छा है। इसकी जो अगर विशेषता की बात की जाए तो ये कठोर सतह पर होने के कारण पांडुलिपियों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहते थे। इसलिए टूट फूट ना होने के कारण ये अभी तक भी दिखे जाते हैं, जैसे अशोका के पिलर एडिक्ट है। अब अगर बात करते हैं आर्कियोलॉजी की, तो आर्कियोलॉजी मतलब होता है
खुदाई के बाद जितने भी अवशेष मिलते हैं उसके आधार पे ये बताना कि पिछले का जो पुराने समय का जो जीवन था, कालक्रम था, वो कैसा था। तो पुरातत्वविद कौन होते हैं? तो वे जो अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके जो अध्ययन सामग्री होते हैं वो क्या होते हैं? यानी कि पत्थर और ईंटें की इमारतें, चित्र, मूर्तियां, औजार, हथियार और बर्तन, फिर आभूषण, इन सब का इकट्ठा करके वो ये बता पाते हैं कि पहले का जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था, या फिर पहले का जो जीवन था वो कैसा था। और इसमें जो जैविक साक्ष्य है, यानी कि जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डी का जो साक्ष्य मिलता है उसके अनुसार भी ये कार्बन डेटिंग करके बता सकते हैं कि उस समय क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या चीज़ें पाई जाती थी, इस सब के बारे में जानकारी दे सकते हैं। भोजन की आदतें जानने के लिए और जले हुए अनाज के दाने के आधार पर भी ये अनुमान लगाते थे। अब अगर बात करते हैं कि डेट्स को कैसे पहचाने, तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितना साल पहले है। डेट को पहचानने के लिए इसका जो स्टैंडर्ड पद्धति बनाया गया है वो क्या है? तो हम लोग ईसा मसीह के जन्म को एक ओरिजिन मान के, और यहाँ से जब भी पीछे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसे बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, और आगे जाते हैं तो उसे बोलते हैं एडी यानी कि एनो डोमिनी। अभी रिसेंट फॉर्म में अभी 0 से पहले के एज को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, और फिर 0 के बाद को बोलते हैं कॉमन एरा। यानी कि अगर अभी का टाइम देखा जाए तो यानी कि ईसा के जन्म से लगभग 2025 साल आगे का बात हो रहा है अभी। और अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो अभी से लगभग 2750 साल ईसा पूर्व की बात हो रही है। रिसेंट में एक और फॉर्म भी बोला जाता है जो कि है बिफोर प्रेजेंट, यानी इसको बीसी से आप कंपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग वन, पास्ट और मेनी, यानी कि अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है क्योंकि हर समूह का इतिहास अलग अलग था। अंतर क्या है? राजाओं का जीवन किसानों से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से भिन्न था। और रिकॉर्ड, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी कि जो अभिलेख था, जबकि शिकारी या संग्राहक ऐसा नहीं करते थे। तो बीपीएससी की परीक्षा का एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ पूछे जाने की संभावना है। तो कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सुलेमान और किरथर के पहाड़ी में हुआ था। और कौन सा अनाज था? तो वो गेहूं और जौ था। फिर अगर पूछा जाए कि चावल की खेती कब से हुई है, तो वो कब से हुई है, कहाँ से हुई है? तो वो विंध्य के उत्तर से हुई है, लगभग 8000 साल के टाइमलाइन पे हुई है। फिर सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो वो 4700 वर्ष पूर्व, और ये प्रथम नगर था। ये कहाँ हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। और फिर मगध साम्राज्य के बारे में पूछा जाए तो ये गंगा किनारे बसा था और लगभग 2500 वर्ष पूर्व बसा था। ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि इंडिया जो नाम है वो कहाँ से आया, तो ये भी हम लोग देखे थे कि इस इंडिया का नाम जो था वो इंडस से आया था और से ईरानियों ने दिया था। और अगर भारत शब्द का बात किया जाए तो यह ऋग्वेद में लोगों के समूह यानी कि उत्तर पश्चिमी में जो लोग रहते थे उन्हें भारतीय कहा जाता था। इसी से यहाँ का जो जगह था उसे भारत कहा जाने लगा। और फिर बात करते हैं हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट की और फिर इंस्क्रिप्शन की। तो निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष निकालने का कि कैसे कैसे लोगों का विकास हुआ, कैसे लोग खाद्य संग्राहक से या फिर आखेटक से आगे बढ़कर धीरे धीरे सभ्यता में आए, और सभ्यता में आकर उन्होंने नगर का विस्तार किया, और फिर नगर से आते आते वो सिविलाइज्ड हो गए। तो इतिहास केवल तारीखें नहीं है बल्कि मानव विकास की कहानी है। इस अध्ययन में हमने कब, कहाँ और कैसे का ढांचा समझा है। अगला अध्याय होगा आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन की ओर, यानी कि फूड हंटिंग और गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।